रिकॉर्डर ऑन करना, तो उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अच्छा, वो हर एक क्लास के बाद चालू करना ही पड़ता है क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, हर जैसे आपकी क्लास शुरू हो रही है तो ऑन करना पड़ता है जब आप कनेक्ट कर रहे हो, और हम्म, जब आपकी क्लास खत्म होगी तो बंद करना पड़ेगा, हम्म। तो ही तो प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड होगा। चलो, तो सबसे पहले बात करें सिलेबस की, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो मुझे रिड्यूस्ड वगैरह का पता नहीं है कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं रिड्यूस हुआ है, हाँ। ठीक है। तो मैं तो आपके जो मतलब प्रॉपर सिलेबस है उसके हिसाब से अगर बात करी जाए, तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या आएगा। एक सेकंड, वो पेज कहाँ गया जो आपने सेंड किया था। फिर से कर दूं क्या एक बार? देख रहा हूँ वो कहाँ पे है। कर दीजिए एक बार, हाँ, या फिर रुको मैं देखता हूँ, हिस्ट्री में तो होगा ही। मैंने कर दी है आपको ये। अच्छा चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात की जाए, आपकी चैप्टर्स कौन कौन से हैं। 10 चैप्टर टोटल हैं आपके सिलेबस में, है ना, जैसा कि आप देख सकते हो, हम्म, ठीक है। तो हम्म, हम्म, पहला तो चैप्टर बहुत ही थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। हम्म, तो हम्म, इसको जनरली हम लोग लास्ट में करेंगे, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। असल में जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो दो टाइप की होती है, माइक्रो और मैक्रो। हम्म। आपको कुछ चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ने हैं अपने कोर्स में, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहली बात कि मैंने कहा इकोनॉमिक्स दो टाइप्स की होती है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है अच्छा, ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं क्या फिर अभी? मैक्रो। ये लेसन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही थ्योरी हाँ, थ्योरी वाला चैप्टर है, तो इसको सबसे लास्ट में हाँ, करेंगे। ठीक है। लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं समझा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो, ठीक है। हम्म, माइक्रो का अर्थ हम्म, यह है कि अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल सप्लायर या इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि हम्म, मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लिया, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ले लिया, ग्रुप ऑफ सप्लायर्स ले लिए, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स ले लिए, या एक पूरा बड़ा मार्केट ले लिया, तो उसको मैं क्या कह रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम्म, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक चीज की एनालिसिस कर रहे हैं तो वो क्या होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर आप पूरी कंट्री की, पूरी नेशन की एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी की, तो वो क्या होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो। जी भाई, क्या अर्थ समझ में आया माइक्रो और मैक्रो का। हाँ, हाँ। अब बात की जाए प्रैक्टिकली, अगर आप देखो तो माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या चीजें पढ़ने वाली होती हैं। तो माइक्रो में पढ़ने के लिए होता है सबसे पहला चैप्टर आपके पास डिमांड, ठीक है। हम्म, और जो कि आपके कोर्स में है, तो सेकंड चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, डिमांड, ठीक है। सेकंड चैप्टर हम्म, होता है यूटिलिटी, ये भी आपके कोर्स में है। तो हम्म, थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना होगा यूटिलिटी आपके अपने कोर्स में। थर्ड चैप्टर सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों भाई भाई हैं, तो ये भी आपके कोर्स में, सप्लाई भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पांचवा, चौथा चैप्टर कौन सा होता है, चौथा चैप्टर माइक्रो में होता है मार्केट। मार्केट भी आपके कोर्स में है, तो ये भी पढ़ेंगे कि मार्केट कितने तरीके के होते हैं इकोनॉमी में। पांचवा चैप्टर ये रहा, ठीक है।
सिक्स, सॉरी फिफ्थ। अब माइक्रो के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं और आपके सिलेबस में केवल और केवल 4 है, ठीक है। तो जो दो चैप्टर्स आपके कोर्स में नहीं है वो कौन से हैं? प्रोडक्शन और कॉस्ट। ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये भी माइक्रो में ही इन्वॉल्व रहते हैं। प्रोडक्शन और कॉस्ट किससे रिलेटेड है? वो आपको बताता है गुड्स के प्रोडक्शन वगैरह के बारे में, वो किस प्रकार से होता है, और कॉस्ट वगैरह, कॉस्ट बताती है कि गुड्स बनाने में कितनी लागत लग रही है, वो किस प्रकार की होती है, उन सब बारों में होता है ये, ठीक है। खैर ये कोर्स में नहीं है तो इसके ऊपर माथापच्ची भी नहीं करनी है, ये दो चीजें आपको नहीं करनी है। आपको केवल ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। मैक्रो की बात करें, माइक्रो मतलब क्या था? माइक्रो रिलेट करता है किसी एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से, हाँ, और मैक्रो पूरे नेशन से, पूरे इंडस्ट्री से, नेशन पूरे देश की इकोनॉमी पूरे को नेशन से। हाँ। तो जो आपका, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल सप्लायर या इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर पूरे नेशन के सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट्स या सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट, और या बड़ी सी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है। अब बात की जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं? इसमें पहला चैप्टर होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपके कोर्स में नहीं है। सेकंड चैप्टर होता है इसमें मनी एंड बैंकिंग। ये आपके कोर्स में है। मनी एंड बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, वो यस, मनी एंड बैंकिंग कहाँ पे है? वो मनी नहीं, एंड मार्केट, कैपिटल मार्केट। हाँ वो उसी का है, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये मनी बैंकिंग रिलेटेड से, मनी बैंकिंग। यस, तो आप ही की बुक के हिसाब से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये आपका 6 चैप्टर हुआ। पब्लिक फाइनेंस, थर्ड चैप्टर होता है इसमें। ये भी आपके कोर्स में है। तो 7th चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो क्या है? पब्लिक फाइनेंस। अच्छा, मतलब स्टेट बोर्ड में सब ये मिक्स किए वाला है क्या? हाँ, जो हमारे बुक में है वो मिक्स मैक्स, मतलब जो चैप्टर्स कुछ अलग है, मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो मैं अलग ये अलग है। आपको बता रहा था कि माइक्रो में टोटल 6 होते हैं, 6 में से 4 आपके कोर्स में है। अब मैक्रो में हाँ बता रहा हाँ। हूँ कि टोटल कितने होते हैं और उसमें से आपके कोर्स में कितने हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, माइक्रो के लिए फिर माइक्रो में मनी मार्केट है हाँ, और मनी पब्लिक मार्केट, फाइनेंस है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मैक्रो का पार्ट है। वो हाँ, आपके माइक्रो। आपके देश के पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कवर कर लेगा, ठीक है। और ये मैक्रो। स्टॉक मार्केट वगैरह को कवर करेगा। तो इसलिए वो पूरा पब्लिक फाइनेंस है इंडिया, वो भी मैक्रो ही है। पब्लिक फाइनेंस बताता है गवर्नमेंट किन तरीकों से कमाई करती है, तो वो भी पूरी हाँ। इकोनॉमी को कवर कर रहा है, इसलिए ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की कमाई को हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा, चौथा क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपके कोर्स में नहीं है। हम्म। पांचवा, हम्म, और क्या था इसमें? एक और चैप्टर था बीच में, पब्लिक फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, मनी बैंकिंग हो गया। सप्लाई एनालिसिस। नहीं, वो तो हो गया। हम्म,
हाँ, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। चिंता करने की बात ही नहीं है, ये चैप्टर है ही नहीं कोर्स में। हम्म। ठीक है। और छठा चैप्टर है नेशनल इनकम, ये है कोर्स में। हाँ, ये मैक्रो का पार्ट है। हाँ, तो मैक्रो में टोटल 6 चैप्टर होते हैं, 6 में से 3 आपके कोर्स में है। हाँ। तो 8th चैप्टर क्या है, नेशनल इनकम। इंडेक्स नंबर और फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये सब माइक्रो के क्या फिर? हाँ, 2 चैप्टर और है अभी कोर्स में आपके। एक है फॉरेन ट्रेड, कि इंडिया फॉरेन और ट्रेड किस किस प्रकार से करता है और उसके इम्प्लीकेशन क्या है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में है ये। ठीक है। और ये और मैक्रो का पार्ट है। ये, हाँ, मैक्रो का पार्ट कह सकते हैं इसको, लेकिन ये बहुत ही जनरल बातें हैं। ठीक है। तो हम्म। इकोनॉमिक्स की बातें होंगी इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया गया है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स तो यूज होंगे ही, इकोनॉमिक्स के इम्प्लीकेशंस बताए जाएंगे ही, लेकिन ये इतना डीप नहीं होगा। ठीक है। जितना कि नेशनल इनकम होगा, नेशनल इनकम ज़्यादा डीप चैप्टर है। इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल अंदर तक ले जाएगा आपको। फॉरेन ट्रेड काफ़ी ऊपर ऊपर बात करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करेगा सिर्फ। ठीक है। हम्म। क्योंकि फॉरेन ट्रेड का मतलब ही यही है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही हाँ। पूरा ये चैप्टर फोकस करेगा। ठीक है, तो कोई बहुत डीप चैप्टर नहीं होगा ये। और जो लास्ट चैप्टर है आपके कोर्स का वो है इंडेक्स नंबर। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर ही नहीं है, ये है स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। ठीक है। अच्छा। तो न्यूमेरिकल चैप्टर हाँ। होगा ये भी। स्टैटिस्टिक्स आप जानते हो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। हाँ। हाँ। तो ये इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, तो ये न्यूमेरिकल चैप्टर होगा, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है भी नहीं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट का है। लेकिन आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। तो ये 10 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है। हम्म। तो फिर सर हम शुरू किससे करने वाले हैं, हम लोग शुरू करेंगे भाई चैप्टर नंबर 2 डिमांड से। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 शायद, डिमांड एनालिसिस। हाँ, आपके बुक के हिसाब से 3 है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो 2 लिखा हुआ है उसको। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इस चैप्टर से शुरू करेंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हाँ, क्योंकि इससे शुरू करना ही उचित है। ठीक है। डिमांड से। तो मतलब इसके बाद ही समझेगा सब। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक है। अच्छा। डिमांड समझ में आ गया अच्छे से, सप्लाई अपने आप ही समझ में आ जाएगा, यूटिलिटी भी समझ में आ जाएगा। तो 3 चैप्टर तो ऐसे ही होगा, माइक्रो वाले 4 आपको पढ़ने हैं बस। तो चौथा वाला जो होगा मार्केट, बस वो रह जाएगा। तो यानी डिमांड अच्छे से समझ लिया तो बाकी दो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे माइक्रो के। तो हम शुरू करते हैं डिमांड। ठीक है। हम्म। चलो, डिमांड का मतलब, तो डिमांड मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो डिमांड का। डिमांड यानी जो चीज मतलब चाहिए लेकिन कम पड़ रही है, उसकी बहुत डिमांड है। हम्म। ठीक है। मतलब अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना। हाँ। क्योंकि अफसोस इस दुनिया में कुछ फ्री में आता नहीं है ना। हम्म। तो अगर आपको कोई भी चीज लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो आप परचेज करना चाहते हैं, जो आप बिलिंग है परचेज करने के लिए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर वो पेमेंट आप कर सकते हो और अगर वो चीज आपको चाहिए तो वो क्या है, वो आपकी डिमांड डिमांड। में आएगा। ठीक है। तो डिमांड के लिए दो बहुत ही एसेंशियल चीजें होना बहुत जरूरी है। एक क्या,
पहला तो आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए बाय करने की, यानी आप उस चीज को खरीदना चाहते हो। हम्म, और दूसरा एबिलिटी होनी चाहिए बाय करने की। एबिलिटी मतलब, हम्म, एबिलिटी मतलब है भाई कि आपकी जेब में पैसे होने चाहिए इतने कि आप उसको बाय कर सको। ठीक है, हम्म, इससे इससे मेरा अर्थ है कि ले लो कि बर्गर, ठीक है, हम्म, तो बर्गर खरीदने की आपकी इच्छा है, ठीक है, हम्म, अब बर्गर खरीदने के आपके जेब में पैसे भी होंगे तो क्या है, वो डिमांड कहलाएगा। हम्म, ठीक है, बर्गर खरीदने की आपके अंदर इच्छा है तो वो हाँ, और बर्गर खरीदने के आपके जेब में पैसे हैं तो वो डिमांड कहलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एग्जांपल लेते हैं किसका, मर्सिडीज, हम्म, ठीक है, मर्सिडीज खरीदने की आपकी आपकी इच्छा जरूर होगी, हर इंसान की होती है, लेकिन क्या हम्म, पैसे हर इंसान के पास होते हैं? नहीं ना। हेलो, हेलो। हाँ, मर्सिडीज खरीदने के पैसे हैं भाई? नहीं। नहीं ना। हाँ सर, इच्छा तो बहुत है कि पैसे पेड़ पे हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म, तो वही बात है, मतलब जैसे मर्सिडीज है तो मर्सिडीज खरीदने की विलिंगनेस तो हर किसी के पास है, हर कोई खरीदना चाहता है मर्सिडीज, मर्सिडीज। लेकिन उसको खरीदने की एबिलिटी नहीं है, यानी पावर नहीं, उतना पैसा नहीं है हर किसी के पास। ठीक है, तो वो आपकी हम्म, डिमांड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपकी वांट कहलाएगा, आपकी इच्छा है केवल वो। ठीक है, हम्म, ठीक है भाई, वो केवल हाँ, आपकी वांट होगी, आप आपकी इच्छा होगी, वो डिमांड नहीं कहलाएगा। डिमांड कब होगी, जब विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू बाय दोनों होगा। ठीक है, हम्म, क्लियर ना भाई, समझ में आ हाँ, गया? हाँ। बस एक सेकंड रुकना। हेलो। हेलो। हाँ भाई, तो यही विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू बाय पे चर्चा कर रहे थे। जैसे मान लो हम्म, कि आप, हाँ, बाजार में सब्जी लेने निकले, ठीक है, हम्म, और करेला आपको दिखा। अब करेला खरीदने के आपकी जेब में पैसे जरूर होंगे, है ना, पर हम्म, करेला खरीदने की विलिंगनेस आपके अंदर नहीं होगी, है ना। हम्म, कौन खरीदना चाहेगा? तो वो भी डिमांड में नहीं आएगा। यानी दोनों एलिमेंट्स का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, आपके अंदर हाँ, विलिंगनेस भी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की, आपके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की, तब वो क्या होगा, डिमांड में आएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उस चीज को एक्चुअल में खरीद रहे हो कि नहीं। हो हम्म, सकता है कि आप उसको ना खरीदो जाके, लेकिन आपके अंदर विलिंगनेस है खरीदने की। हम्म, ठीक बात है, ठीक। अगर हाँ, आपके हाँ, अंदर विलिंगनेस है तो आप क्या करोगे, आज नहीं तो कल उसको जाके खरीद जरूर लोगे। ठीक है, और हम्म, इसीलिए हर
डिमांड एनालिसिस किस लिए की जाती है? डिमांड एनालिसिस इसी चीज की जाती है कि लोग कितने इच्छुक है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, जब भी किसी प्रोडक्ट के लिए, जैसे मान लो लाइफ बॉय कंपनी एनालिसिस करती होगी कि उसकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसी है, तो वो क्या ऐलान करती होगी? केवल इसी चीज का ऐलान नहीं करती होगी, वो इसी चीज का एनालिसिस नहीं करती होगी कि कितने लोग एक्चुअल में उसके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं एक महीने में, बल्कि एक महीने में कितने लोग उस प्रोडक्ट का रेट वगैरह भी जानने आ रहे हैं, इस चीज का भी एनालिसिस करती होगी। ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर देखो तो वो क्या करता है, वो अपनी मंथली सेल्स का तो एस्टिमेट रखता ही है, साथ ही साथ वो अपने इंक्वायरी फॉर्म का भी एस्टिमेट रखता है, कितने लोग इंक्वायरी करने आ रहे हैं, है ना? क्योंकि इंक्वायरी फॉर्म के ही थ्रू पता चलता है कि मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की, है ना? कुछ लोग इंक्वायरी करने आते हैं और वो क्या करते हैं, फीस दे के पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग केवल इंक्वायरी करके चले जाते हैं, है ना? वही सिस्टम रहता है। लेकिन हर वो इंसान जो इंक्वायरी करने आया है, वो हमारे डिमांड की एनालिसिस का क्रूशियल पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, है ना? क्योंकि उसके अंदर विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों थी हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लेने की। ठीक बात है। अब उसने अगर नहीं लिया है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, मगर उसके अंदर विलिंगनेस तो थी। ठीक बात। चलो फिर, तो ये था, मतलब हमारे डिमांड का समझ में आ गया आपको? हाँ। चलो, अगर डिमांड का अगर व्हाट इज डिमांड है तो हम ये लिख सकते हैं डिमांड इज द डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी। नहीं, क्या लिखना है वो मैं लिखे दे रहा हूं, ये लिखोगे आप डिफाइंड डिमांड की में अगर आया तो, कि डिमांड इज अ क्वांटिटी which a consumer is willing to purchase at a given level of price and during specified period of time। ठीक है, तो ये रही डिमांड की डेफिनेशन। क्लियर है? और ज्यादा अगर लिखना चाहते हो तो एक पैरा और लिख दे सकते हो। इन अदर वर्ड्स, डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास दो डेफिनेशंस हैं।
दोनों में से जो पसंद आए वो याद करके आप एग्जाम में लिख सकते हो। पहली क्या, ये वाली, एक सेकेंड, पहली तो ये, और दूसरी कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो ये था हमारे डिमांड का मतलब। ठीक बात है भाई। और आपको दूसरा एक बात भी समझ में आ गई कि अगर विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू बाय दोनों मौजूद नहीं है तो वो चीज डिमांड नहीं होगी, क्या कहलाएगी, केवल और केवल हमारी वांट या फिर डिजायर कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब डिजायर का मतलब लिख लो। व्हाट इज डिजायर? ठीक है, कल से भाई आपकी क्लास अपने वही यूजुअल टाइम पे ही होगी, 11:30। केवल आज के लिए चेंज था। ठीक है, desire is just a wish for a commodity। क्या आप विश कर रही हैं कि मैं, मेरे पास ये कमोडिटी होती। ठीक है, जैसे कि आप विश कर रहे हो कि आपके पास मर्सिडीज होती। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ भी विश कर लो, ताजमहल आपके पास होता, है ना। विश करने में क्या है। एंड अ पर्सन, ये इंपॉर्टेंट बात है, एंड अ पर्सन कैन डिजायर अ कमोडिटी even if he does not have the capacity to it buy from the market। ठीक है, ये रहा डिजायर का मतलब। ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मार्केट की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है मार्केट की डिमांड को वो कौन सा है, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी जिस प्रोडक्ट की आप डिमांड एनालिसिस कर रही हैं, कर रहे हो। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अफेक्ट करता है
आपके उस प्रोडक्ट की डिमांड को। ठीक है, ऐसा कैसे है सर? ऐसा ऐसा है, जरा ये बताओ कि जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस है मान लो 10 रुपए, हम्म, तो आप उस प्रोडक्ट की 100 यूनिट खरीदते हो। ठीक है, जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस मान लो हो जाए 5 रुपया, तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदोगे कि कम? ज्यादा। ज्यादा। ऑब्वियसली रेट अगर कम हो रहा है तो सर भर लेना चाहिए घर में सामान, हम्म, तो आप 200 यूनिट्स खरीदोगे। ठीक है, और अगर आपका प्राइस 10 की जगह 15 हो जाता, प्राइस बढ़ जाता, तब क्या करते? कम लेते हैं। आप क्या सेवेंटी करते? फाइव 50 यूनिट खरीदते, हम्म, है ना? तो सीधा साधा सा लॉजिक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है क्वांटिटी परचेस्ड को? जब आपका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम। क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। और जब आपका प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आप डिमांड बढ़ा दोगे। सही बात है। हाँ। और आप देख रहे होगे कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। तो प्राइस और डिमांड के बीच क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ। और इसी वजह से जो इसका डिमांड कर्व बनता है, डिमांड का जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रहा होता है। और नीचे की तरफ क्यों जा रहा होता है? इसी कारणवश। ठीक है, इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, तो समझ गए आप इतनी बात? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो, अब बात करी जाए इसका कर्व बनता कैसे है। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। हम्म, ये मान लो यहां पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा डिमांड कर्व। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे ले लो प्राइस और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। समझ गए? डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है। ठीक, मतलब ये जो हाँ, डिमांड है ये जो डिमांडेड लिखा है ना, ये वाई लाइन के पहले लिखना होता है। ये मेरा अंदर चला गया थोड़ा, तो जगह की कमी की वजह से। ठीक है, मतलब ये डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ी है तो प्राइस कम है। प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम है, प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ गई है। और क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप को एक और नाम से जाना जाता है क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, इसकी वजह से क्या है? एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, क्या आप ये प्रैक्टिकली देखना चाहोगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू द राइट, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। लेकिन तब तक आप इसका मीनिंग अपनी बुक रखे हो अपनी कि नहीं सामने? हाँ, लिख ही रहा होगा, सब लिख रहा हूँ। नहीं, ये लिखा लिखा लिखाया आपकी किताब में होगा, तो अपनी किताब आप निकालिए और उसमें ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो जो मैंने अभी तक समझाया
वही चीजें वहां हाँ लिखी होंगी। तो एक बार जरा से रीडिंग मार लो 1 मिनट में। हाँ किताब रखी हो ना इसकी? हाँ हाँ, सामने ही है। हाँ, तो उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का टॉपिक खोलो। हाँ खोल लिया? हाँ, खोला है। उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस पहला है, बाद में इनकम है। हाँ, तो पहला प्राइस है ना, प्राइस वाला पूरा टॉपिक पढ़ लो। मैंने अभी तक जो समझाया है ना, ये रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, तो हाँ वही सब लिखा होगा उसमें। इसमें जरा सा रीड मार लो 1 मिनट में, तब मैं आपको ये हाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों बनता है इसका, डिमांड का। ठीक है, हाँ। चलो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, अभी लेंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट में इसको रीड कर लो जरा। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ भाई, रीड कर लिया? हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही थोड़ी। हाँ, रेट कर लिया। हाँ, यही सब लिखा होगा है ना? हाँ हाँ। चलो। इसमें मतलब वो पॉइंट में लिखा है कि एट अ लो मार्केट प्राइस डिमांड इज हायर एंड हाई प्राइस डिमांड इज लोअर। अब बिल्कुल। फिर ये मतलब ये इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा, फिर मैंने अगर लिख दिया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी वगैरह से शॉर्ट में लिखकर चलेगा क्या फिर? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही लिख दो कि प्राइस अगर बढ़ रहा है मार्केट में, प्राइस अगर राइज कर रहा है तो डिमांड कम होगी, और हम्म। प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो कम क्वांटिटी खरीदोगे ना किसी भी चीज की, ठीक है।
अभी क्या था अपना, अभी प्याज सही रेट पे मिल रहा है ना, प्याज अपना 20 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप क्या है मतलब 3 किलो खरीद लोगे, 4 किलो खरीद लोगे, लेकिन अभी यही 40 रुपए किलो मिलने लग जाए तो 1 किलो खरीदोगे केवल, है ना। हम्म। ठीक है, अब जरा देखते हैं वो प्रैक्टिकली, मैंने जो लॉजिक बताया कि तुमने अपना मोबाइल बेचा है कोई? एक सेकंड भाई। हाँ, अपना मोबाइल बेच दो कोई? नहीं मोबाइल तो कोई नहीं बेच रहे, क्योंकि मम्मी का भी मोबाइल अभी खाली हो गया है, वो खराब हो गया है, कौन तो सा? वो हमारा पुराना वाला मम्मी यूज करेंगी। अच्छा, तो तुम्हारा कोई दोस्त जानने आने वाला तो टच वाला कोई वो बेच रहा हो? होगा कोई तो बता देंगे। नाम एक तो जना था लेकिन वो शायद आईफोन बेच रहा है। कितने में? तो आईफोन होता ही, नया आईफोन 1 लाख का होता, अगर बेचेगा भी तो कम से कम 15-20 हजार का बेचेगा वो। तो अरे हम बेकार है। जियो पर गए थे और उसमें जियो में कहीं कि 1 साल का फ्री है और हो गया 2 ही महीने में तो खत्म। बेकार होता है जियो वाला, वो बटन वाला ना, हाँ लास्ट है। वो 6 6 महीना 1 साल सही अब चलता है। साल भर का था लेकिन वो 2 ही महीने में खत्म हो गया, लूट ली। और ऊपर से उनके पापा के गुस्से में जाके वहां तोड़ दी, कहीं लोग रख ली। नहीं 2 महीने में अगर खराब हुआ तो सर्विस सेंटर में वो बन जाएगा ना। खराब नहीं हुआ था, हैंग कर रहा था और उसमें रिचार्ज 2 ही महीने का करी था, झूठ बोली 1 हजार 1 साल का। तो ये तुम्हारी बेईमानी नहीं है? हाँ वो तो है। कागज रखा, सब कुछ रखा, ऊपर से कह रहा जो करना है कर लो। बेईमानी कर ली। नहीं तो वो तो साल भर की वारंटी रही होगी तो उसको बनवा लेते हैं। खराब मोबाइल नहीं हुआ। हाँ। रिचार्ज मतलब उसमें 1 साल का करीब था, 2 ही महीने में खत्म हो गया। हाँ तब तो उनसे कहना चाहिए कि, तो गए तो ऊपर से लड़ाई झगड़ा कर रहा। चलिए तब क्या। हमने का कंप्लेन अम्प्लेन क्या करें इतने से पैसों के लिए? लेकिन बेईमानी है। तुमने दो हाँ। महीने का 1 साल का कहा तो 2 महीने में क्यों करा, खत्म कर दिया? चला ये कंपनी वाली करती, ये वो दुनियादारी बता रहा। उनके पापा के गुस्से में मोबाइल उसके मुंह पे देख दिन कहने रहे ये भी रख ले। 1700 का दिस था। अच्छा, टच वाला फिर देखेंगे अगर कोई जैसे बेच रहा नहीं हो। कह रहे कि टच वाले ही कुछ सेकंड हैंड मिले तो ले लेना। देखेंगे फिर कोई अगर बेच रहा हो। हेलो। हेलो। हाँ भाई, चलो देखते हैं। हाँ जैसे हाँ कि एग्जांपल लेते हैं, किस चीज का ले, कांदे का ही ले रहे थे ना, इसी का लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अभी दाम ले लो, क्या था, हम्म, अभी रेट चल रहा है 20 रुपए, ठीक है। हाँ तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो इसकी, मान के चलो 5 किलो खरीद रहे हो, ठीक है। हम्म, हम्म, अभी मैं रेट कर दूं इसका 30 रुपए, तो क्या करोगे, तब आप खरीदोगे चार कम किलो लेंगे। जब हाँ 40 रुपए हो गया तो क्या करोगे, 3 किलो लोगे। हाँ। अभी 50 हो जाए, 50 का भी हुआ है, हाँ हुआ है, 100 भी गया है, ये भी क्या सवाल है। 100 का भी रेट हम लोगों ने देखा है ना, 100 रुपए किलो हाँ एक समय था। 50 रुपए क्या था, 2 किलो। उस समय हम लोग को असल में 100 रुपए इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग को विदेशों से प्याज मंगवाना पड़ रहा था, अपने देश में ही प्याज खत्म हो गया था। हाँ तो जाहिर सी बात है, अगर विदेश से कोई चीज मंगाओगे तो महंगी पड़ेगी हाँ। डोमेस्टिक से। अगर मतलब ये विदेश से मंगा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट ने तो उसका फिर टैक्स लगाना नहीं चाहिए ना फिर। नहीं गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन विदेशी जो लोग हैं वो तो महंगा ही बेचेंगे ना, इंपोर्ट तो महंगा ही होगा हाँ ना डोमेस्टिक यूज से। हाँ तो वही बात है। लेकिन फिर ये खैर टाइम हो गया, 2 साल हो गया लगभग जब वो हाँ हाँ 100 वो तो वाला था, टाइम हो गया। तब से अपने देश में इतनी कमी पड़ी नहीं प्याज की। हम्म। चलो, और लास्ट एग्जांपल, लास्ट पॉइंट लेते हैं कि 60 रुपए अगर प्याज हो गया तो 1 किलो प्याज खरीदेंगे, है ना। हम्म। चलो, अब इसी चीज को हम
ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारा डिमांड कर्व बनेगा। डिमांड कर्व होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को भी जरा यहां देख लो। ये जो चीज मैंने रिप्रेजेंट की है ना, क्या, अनियंस का डिफरेंट प्राइस के ऊपर हम कितने अनियंस खरीदते हैं, तो ये कहलाता है डिमांड शेड्यूल। अलग अलग प्राइजेस में हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं कमोडिटी की, हाँ, तो वो उसको अगर हम एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाएगा आपका डिमांड शेड्यूल। तो ये कहलाएगा डिमांड शेड्यूल। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है उसको एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वो क्या होगा, डिमांड शेड्यूल, है ना। और अगर उसी चीज को आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो वो क्या होगा, डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये अब बनने जा रहा है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा शेड्यूल की मदद से ही बन सकता है। x0y, आप जानते हो ये x एक्सेस होती है और ये y एक्सेस होती है, मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। और अगर 11वीं में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में तो उसमें भी था। सब्जेक्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्राइस को x एक्सेस के ऊपर और y एक्सेस पे लेते हैं क्वांटिटी। हम्म 20 30 40 50 60। तो आप जानते हो कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग करनी पड़ती है। तो प्राइस के एक्सेस के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने आप से नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि हमने प्राइस क्या लिया है, 20 30 40 50 60, तो 10 10 के अंतर पे प्राइस रखना उचित है। तो 10 20 30 40 50 और 60। और हमने क्या किया है, क्वांटिटी को क्या क्या लिया है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको एक ही एक के अंतर पे रखें तो सही है। तो 0 1 2 3 4, ये है 5 और लास्ट वाला है 6। अब किसी भी कर्व के लिए प्लॉटिंग करनी है तो क्या करना होता है, आपको किसी भी गुड का प्राइस देखो और कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उसकी वो देखो, ठीक, और फिर प्लॉट कर दो। तो 20 रुपए पे हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे बताओ, 6 किलो, 6 किलो। 6 किलो। तो 6 ये रहा और 20 ये रहा, ठीक है। और जो इनके मीटिंग पॉइंट्स होंगे वहीं पे आपका डॉट बन जाएगा एक। 30 पे हम कितना खरीद रहे हैं, नहीं 20 पे 6 खरीद रहे थे, 5 खरीद रहे थे, 5 खरीद रहे थे, 5 किलो। हाँ 5 किलो खरीदा था। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, 6 नहीं होगा फिर, पाँच किलो होगा। तो यहां पे बनेगा पॉइंट। 30 पे आप कितना खरीद रहे हो, 4 किलो। तो एक इधर से लाइन और एक इधर से छोटी सी लाइन, और जहां ये मीट कर रही है तो वहां एक डॉट। 40 पे 3 किलो, 3 से एक लाइन और फिर 40 की तरफ से एक लाइन, के मीटिंग पॉइंट पे एक ये, इधर 2 किलो, ठीक है। ये 60 पे 1 किलो, ये बन गया। अब क्या करो, सारे डॉट्स को कंबाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये डिमांड कर बन गया। ठीक इसी तरह मैंने बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, सारे डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो आपका ये डिमांड कर बन गया D1, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका डिमांड कर्व बनता है, और इसीलिए मैंने कहा था डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। क्यों? क्योंकि इसको बनाने का तरीका इसलिए होता है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से ये लगातार गिरता रहेगा, ये कर्व नीचे जाता रहेगा। ठीक है, समझ गए भाई? हाँ हाँ। इस तरीके से ये बना था हमारा कर्व। तो डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल सब समझ में आ गया? हेलो? हाँ हाँ। चलो ठीक है। और बाद में मैंने ये डॉट्स रब कर दिए, जो मैंने डॉट्स बनाए नहीं थे, ये आप एग्जाम में पेंसिल के फॉर्म में बना सकते हो, पेंसिल से ये डॉट्स बना लेना। और उसके बाद जो ये कर्व खींच रहे हो ये वाला पार्ट, तो इसको आप पेन से बनाना। ठीक है, क्योंकि मेन तो यही चीज है, डॉट्स डॉट्स आप अपनी मदद के लिए बना रहे हो ताकि चीज एक्यूरेट रहे, है ना, उसके लिए बना रहे हो। तो डॉट्स बाद में रबड़ से रब कर देना, पेंसिल से बनाना वो बस। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना? तो हाँ। जरा फिर आम का एग्जांपल लेके एक डिमांड कर्व खूब बना के बता दो, ठीक है। या फिर ये घर पे करना, ठीक है? घर पे हाँ, करना। घर पे कर लेंगे तो। हाँ, मैं अगला वाला पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो आज वैसे भी दो ही फैक्टर्स हो पाएंगे, उसके बाद के हम लोग बाद में करेंगे फिर, यानी कल करेंगे उसके आगे के। तो पहला तो हम लोग का क्या हुआ गया, प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड लेते हैं इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी हम लोग, हम और आप जैसे लोग, हम सब कंज्यूमर्स हैं, और हम लोग की जो इनकम है वो भी डिमांड के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जेब में पैसा ज्यादा है, हमारे पास इनकम ज्यादा है, तो हम ज्यादा महंगी चीजें खरीदेंगे, है ना? और अगर हमारी जेब में पैसा कम है तो हम कम महंगी चीजें खरीदेंगे, सस्ती चीजें खरीदेंगे। अगर जेब में पैसा ज्यादा है ना, अगर जेब में पैसा अच्छा है, इनकम ज्यादा है, तो क्या करोगे? तो अफोर्ड कर सकते हैं। बर्गर किंग का बर्गर खाओगे, है ना? हाँ। अगर जेब में पैसा कम है, इनकम कम है, तो क्या करोगे? तो अपना नॉर्मल फिर बड़ा पाव खाओगे, है ना? सही बात है कि नहीं? हाँ। बड़ा पाव केवल आपके महाराष्ट्र में नहीं मिलता भाई, इधर भी मिलता है ठेलों पे खूब। अब पूरे इंडिया में वो फैल चुका है। हाँ, गोली वड़ा पाव करके होगा फिर उधर। हाँ, गोली बड़ा पाव भी और ठेलों पे भी, मतलब महाराष्ट्र साइड के लोग आते हैं, तो अगर किसी को बिजनेस करना होता है तो वो पाव भाजी या बड़ा पाव ही लगा लेता है इधर। हाँ हाँ तो इस वजह से ये बहुत फैल गया, पूरा ऑल ओवर लग रहा है इंडिया ही फैल चुका है। हाँ। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस चालू हो गया तब से इंडिया में बहुत फैल गया है। हाँ, फ्रेंचाइजी बिजनेस तो बड़ा बड़ा हो गया है, और नॉर्मल भी ऐसे ठेलों पे काफी चलने लग गया है, और ठेलों वालों में ही रियल टेस्ट भी होता है। हाँ हाँ, मतलब वो बड़ा पाव का। मतलब वो जो 5 रुपए में वड़ा पाव देते हैं, 10 रुपए में वड़ा पाव देते हैं। वो गोली बड़ा पाव तो उसको बर्गर की तरह बना देता है, पता नहीं वो उसमें वो मजा नहीं आता। उधर फिर कितने का मिलता है मतलब? इधर तो 20 रुपए का, अच्छा। लेकिन वहां शायद जुहू पे तो 10 ही रुपए का रहता है ना? हाँ, मतलब महाराष्ट्र में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। 10 से ज्यादा नहीं ना? हाँ, मुंबई में तो 5 का ही मिलता है लेकिन। हाँ, सही है। वहां तो लोग 2 खा लेते हैं, उनके दोपहरी पूरी कट जाती है उससे। हाँ। चलो सही है। वहाँ क्वांटिटी भी तो इतनी सेल हो जाती है, यहाँ इतना क्वांटिटी सेल नहीं होती इसकी, क्योंकि नॉर्थ साइड यहाँ थोड़ा, मोमो चलता है शायद। हाँ, दिल्ली उधर। नॉर्थ साइड इधर मोमोज बहुत चलता है, तो
तो इस वजह से उतनी हाँ। क्वांटिटी सेल नहीं हो पाती। अब वो 5 रुपए करने से ये है कि 5 रुपए करने से अगर उनका 500 पीसेस बिक रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी अच्छी सेल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। लेकिन यहाँ इनको 20 रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ 500 यूनिट्स थोड़ी सेल होंगी, यहाँ कितनी सेल होंगी, मान लो 50 या 100, बस ज्यादा से ज्यादा। यहाँ मोमोज वाले की बहुत सेल होती है, तो यहाँ मोमोज की कीमत बहुत कम होती है। 10 रुपए 15 रुपए मतलब इतना ही होता है मोमोज। 10 रुपए के 6 पीस। हाँ हम्म। मतलब यहाँ पे तो मतलब 50-60 में आता है शायद। 6 पीस। हाँ तो यही है मतलब भाई, लेकिन सही है 50-60 भी। हर चीज का टेस्ट मिलना चाहिए कभी कभी, रोज तो खा भी नहीं सकते ये सब। नहीं नहीं रोज नहीं खा सकते। तो सीधी सादी बात है, हो गई ना भाई कि अपना इनकम ज्यादा है तो हम ज्यादा महंगी चीज खाएंगे, इनकम कम है तो कम हाँ। महंगी चीज खाएंगे। एग्जाम्पल और इसको बढ़ाए तो अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा है तो आप अपने घर में एसी लगवाओगे, अगर आपकी जेब में पैसा थोड़ा कम है तो आप कूलर लगाओगे, है ना। हम्म, तो ये हिसाब हुआ इनकम ऑफ द गुड्स का। तो इसी के बेसिस पे हम ये बात कर सकते हैं कि गुड्स कितने तरीके के होते हैं। तो आपके गुड्स भी जो होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। पहला हुआ नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा दोगे, ठीक है। नॉर्मल गुड्स में अच्छी क्वालिटी की चीजें आएंगी, ठीक है। अच्छी क्वालिटी मतलब सर, मतलब कि एक आप जानते हो ना, एक आटा होता है 20-22 रुपए वाला, 20-22 रुपए किलो, वो थोड़ा इतना अच्छी क्वालिटी का आटा नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है, उससे रोटी बनाओ तो काली काली सी बनने लगती है, ऐसे कुछ बहुत गंदा मतलब वो सब रहता है ना उसमें दिक्कत। हाँ और दूसरा अपना वो प्रसिद्ध आशीर्वाद आटा 34 रुपए वाला, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी का है तो इसको हम नॉर्मल गुड कहेंगे। और ये जो 20-22 रुपए वाला आटा था ये क्या है, ये इंफीरियर क्वालिटी है, ठीक। तो नॉर्मल गुड का अगर इनकम बढ़ रही है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, और अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप इनकी डिमांड कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है इतनी अच्छी क्वालिटी खाने का, ठीक है। दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स, जिनको आप गिफन गुड्स भी कहते हो, ठीक, और गिफन गुड्स। तो इसमें शायद इतना डीप नहीं। हाँ मतलब ये इसका भी क्वेश्चन आते हैं क्या, मतलब ये किस टाइप के गुड्स है करके। गुड्स हाँ, इसमें टॉपिक में कवर तो होगा ही आपका। अच्छा हाँ, तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, आपके थोड़ी कम क्वालिटी, जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं होती हैं उनको हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। जैसे कि ये 20-22 रुपए किलो वाला आटा है ना, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप आशीर्वाद वाला आटा खाओगे, लेकिन अगर पैसा कम है तो मजबूरी है फिर यार 20-22 रुपए वाला वही वाला खाना पड़ेगा, है ना। उसमें क्या होता है, रोटी थोड़ी सी काली बनती है बस, ठीक है। सो थोड़ी सी क्या, बहुत मेजर इफेक्ट है वो। अगर रोटी काली बन रही है तो दिक्कत की बात है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप इनकी डिमांड नहीं करोगे ना इन गुड्स की। क्यों? क्योंकि तब आप नॉर्मल गुड्स खाओगे तो इनकी डिमांड तब कम हो जाएगी जब आपके पास इनकम ज्यादा है इंफीरियर गुड्स की। और जब आपके पास इनकम कम है तब आपकी मजबूरी है, तब आपको यही लेना पड़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। और लास्ट होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी वो चीजें जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी हैं, मतलब आपकी बेसिक नेसेसिटीज में है। मतलब फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, ज्यादा है कि कम है, लेकिन आपको ये चीजें तो लेनी ही पड़ती हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका, बेसिक, बिल्कुल बेसिक नीड्स वाली चीजें, पानी, ठीक है, और नमक, ठीक है, कुकिंग वुकिंग से रिलेटेड चीजें, और क्या आ जाएगा, आटा वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो बेसिक नेसेसिटी वाली, नहीं आपकी जिंदगी चलाने के लिए जो चीजें जरूरी है ना वो आपकी क्या आएंगी, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में आएंगी। और इसको इनकम डिमांड इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनकम चाहे ज्यादा है चाहे कम है, पर्याप्त है चाहे नहीं है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें तो आपको खरीदनी ही खरीदनी है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जिसके अंदर हमें ये 3 टाइप के गुड्स समझे और इन 3 टाइप के गुड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इनकम और डिमांड पे, ये देखा। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक से, अभी तक जितना कवर किया है वो पढ़ लीजिएगा और इसके आगे कल हाँ, कंटिन्यू करेंगे। ठीक ठीक है, है ठीक है।